गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से महात्मा गांधी पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत मानव भूगोल का हम अध्ययन कर रहे थे। मानव भूगोल की विचारधाराओं को हम पढ़ रहे हैं। मानव भूगोल की विचारधाराओं के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने देखा था कि मानव भूगोल में प्रकृतिवाद की विचारधारा थी, फिर उसके बाद संभववाद की विचारधारा थी। संभववाद की विचारधारा को हमने पढ़ लिया था। विडाल्ड, लाप्लांस और जीन ब्रुन्स के अनुसार उनका क्या क्या कहना है और अन्य विद्वान कौन कौन से थे, ये सब कुछ हमने देख लिया था। आज की कक्षा में हम देखने जाएंगे कि संभववाद की जो विचारधारा है, इस संभववाद की विचारधारा के अंतर्गत इसके पक्ष और विपक्ष क्या क्या है, यानी कि इसके पक्ष में क्या क्या बात कही गई है और इसकी आलोचनाएं किस प्रकार की गई है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसकी विचारधारा के पक्ष और विपक्ष। कौन सी विचारधारा है? संभववाद। पॉसिबिलिज्म किसने दी थी? विडाल्ड, लाप्लांस की विचारधारा है। लुसियन फेब्रे ने शब्द दिया था पॉसिबिलिज्म। इसमें पक्ष में क्या बात कही गई है? देखिए, मानव ने नदियों से नहरें निकाली, बांध बनाए और उनसे सिंचाई की। क्या किया मानव ने? नदियाँ जो थी, प्राकृतिक रूप से तो नदियाँ बहती है, किसी क्षेत्र में नदी बह रही है, बाढ़ आ रही है, तो ये प्रकृतिवाद है। मानव इसके सामने कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मानव ने उस नदी का पानी रोक करके बांध बना दिया। बांध से कई प्रकार की नहरें निकाल दी अलग अलग क्षेत्र में जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता था प्रतिवर्ष वर्षा का। वहाँ पर मानव ने वर्षा का पानी या नहरों से पानी वहाँ जो पहुँचाया और वहाँ फसलों को सिंचाई मुहैया कराई, जिस वजह से वहाँ कई प्रकार की फसलें पैदा होने लगी। तो ये सब क्या है? ये संभववाद ही है, क्योंकि यहाँ मानव की दखल अंदाजी है। जहाँ प्रकृति सब कुछ है वो प्रकृतिवाद या नियतिवाद कहलाएगा। जहाँ पर मानव दखल अंदाजी देकर प्रकृति के सामने खड़ा हो जाता है, प्रकृति को बोना साबित कर देता है, उसी को संभववाद का नाम दिया गया है। प्राचीन काल में नगरों का विकास नदियों और जल स्रोतों के किनारे हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में क्या हुआ था कि जितनी भी सभ्यता आप देखेंगे, चाहे मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता देख लीजिए, ईरान की मेसोपोटामिया सभ्यता देख लीजिए, भारत की सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता देख लीजिए, जितनी भी तमाम सभ्यताएं हैं, वो तमाम की तमाम सभ्यताएं कहाँ पैदा हुई, कहाँ विकसित हुई? वो सभी किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई या किसी अन्य जल स्रोत के किनारे विकसित हुई। बड़े बड़े जो नगर थे, उन नगरों का निर्माण भी, नगरों का विकास भी किसी नदी के किनारे हुआ। आप जितने भी दुर्ग, जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल देखा करते हैं, उनके पास ज़रूर किसी न किसी तालाब की अवस्थिति देखेंगे या किसी बड़ी नदी की अवस्थिति देखेंगे। तो ये सब क्या है? किसी जल स्रोत के किनारे ही पनपते थे। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में बहुत से दुनिया में ऐसे नगर है जहाँ आसपास ना तो कोई नदी है ना कोई जल स्रोत है। मानव ने वहाँ भी नगरों का निर्माण किया है। तो वहाँ पानी की सप्लाई कैसे होती है? वहाँ पानी की सप्लाई के कई तरीके के साधन अपना लिए गए हैं। वहाँ या तो नहरों के माध्यम से पानी चला जाता है, या नलकूपों के माध्यम से पानी चला जाता है, या ट्यूबवेल सबमर्सिबल पाइप की वजह से ज़मीन में से पानी डायरेक्ट खींच लिया जाता है, या नलों के माध्यम से पानी पहुँचा दिया जाता है। अरब इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अरब में आप मिट्टी को खोदते हैं, ज़मीन को खोदते हैं, तो तेल के कुएँ निकलते हैं, तेल ही तेल है ज़मीन के नीचे। वहाँ पे पानी की सप्लाई अन्य देशों द्वारा की जाती है। तो ये क्या है? संभववाद। ये क्या है? अरब ऐसी कंट्रीज है जहाँ आप अगर पानी के लिए कुआं खोदोगे तो तेल निकलेगा, अगर खनिज संसाधन देखोगे तो अधिकतर सोना निकलता है वहाँ पर, और अगर कुछ वनस्पति उगाना चाहो तो केवल एक ही वनस्पति उगती है, वो खजूर है, अन्य वनस्पति नहीं उगती। लेकिन वहाँ पे आप दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी का सोना, बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी का लोहा, स्टीलनेस स्टील, इसके अलावा कपड़े, जितनी भी चीज़ें हैं तमाम दुनिया की, वो सब चीज़ें आप वहाँ से खरीद सकते हो। ये किसका उदाहरण है? ये संभववाद का उदाहरण है। संभववाद का मतलब यह है कि मानव प्रकृति में जो चाहे परिवर्तन कर सकता है। मानव अपनी इच्छानुसार प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। मानव के सामने संभावनाएं मौजूद है। यही संभववाद है। अगली बात क्या है इस पक्ष में इसके? कि मानव ने अधिक उत्पादन देने वाली फसलों का विकास किया है। हाइब्रिड जिसको कहते हैं, कई प्रकार की है। इसके अलावा अच्छी नस्लें जो है बकरियों की, भेड़ों की, गायों की, दूध देने वाली जो जानवर है उनकी नस्लों को तैयार किया है। साथ ही साथ खच्चर की जो है उत्पत्ति मानव ने की है।
इसके अलावा कई प्रकार के जो पशु है उनका उपयोग चाहे मांस के उत्पादन में हो, चाहे दूध के उत्पादन में हो, चाहे परिवहन के क्षेत्र में हो, मानव ने सभी प्रकार के नस्लों को तैयार किया है खुद स्वयं। ये क्या है, ये प्रकृति को चैलेंज है, सीधा सीधा प्रकृति को मानव ने यहाँ चैलेंज दिया है। तो प्रकृति को चैलेंज देना एक तरीके से क्या है, संभववाद है। प्रशीतकों का उपयोग करके मानव ने जलवायु को परिवर्तित कर दिया है। देखिए अभी प्रशीतक को जानते ही आप, वातानुकूलित एसी वगैरह, जहाँ जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, आप सऊदी अरब चले जाइए या अरब के जितने भी देशों में जाओगे आप, क्योंकि अरब डेवलप्ड कंट्रीज है, आसपास अरब के जितने भी है, वहाँ के लोगों ने हर एक घर में, हर एक जगह पर वहाँ पर आपको एसी मिलेगी, सभी जगह पे एसी मिलेगी आपको वहाँ पे। तो वहाँ की उष्ण जलवायु को मानव ने परिवर्तित करके ठंडी जलवायु में अपने अनुकूलित कर लिया है, अपना समायोजन मानव अच्छी तरीके से वहाँ पे कर पा रहा है। इसी तरीके से ठंडे प्रदेशों में मानव ने जो है गीज़र का उपयोग किया है, वहाँ की जलवायु को गर्म करके अपने आप को अनुकूलित करते हैं वहाँ के लोग। परिवहन के साधनों का विकास करते हुए मानव न केवल जमीन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर बहुत जल्दी पहुंच पाता है, बल्कि मानव अब तो अंतरिक्ष में चांद पर और मंगल ग्रह पर भी पहुंचने की जो है तैयारी कर चुका है, वहां पे लोगों को ले जाने की तैयारी कर चुका है। पहुंच तो बहुत पहले गया था। तो इससे हमको ये पता चलता है कि मानव प्रकृति का विजेता है, मानव ने प्रकृति को जीत लिया है। यही संभववादी विचारक कहना चाहते थे, यही फ्रांसीसी विचारधारा कहना चाहती थी। जर्मन विद्वानों ने क्या कहा, जर्मन विद्वानों ने यह कहने की कोशिश की कि प्रकृति सर्वोपरि है, प्रकृति का दास है मानव, प्रकृति का गुलाम है मानव, प्रकृति जैसा चाहेगी मानव को वैसा ही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ नहीं, ऐसा नहीं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो विचारधारा पनपी है, यहाँ इनके विचारकों का कुछ अलग मानना है। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रकृति का गुलाम है मानव, बल्कि मानव प्रकृति को अपना गुलाम बना सकता है, मानव जो चाहे परिवर्तन कर सकता है। मानव ने बड़े बड़े पहाड़ों में सुरंगें बना ली, पहाड़ जो अवरोधक का काम करते थे, मानव ने सुरंगें खोद करके रास्ता बना लिया। बड़ी बड़ी नदियों पर, बड़े बड़े जलाशयों पर मानव ने पुलों का निर्माण कर लिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। तो ये क्या है, मानव के सामने प्रकृति अवरोध पैदा नहीं कर सकती। यहाँ पर यह संभववादी विचारकों का कहना था, और ये संभववाद के पक्ष में कुछ बातें थी। लेकिन हर चीज़ के पक्ष सुनने के बाद हमको विपक्ष भी सुनना जरूरी होता, ताकि हम एक सही निष्कर्ष पर पहुंच जाएं। तो इसके हम विपक्ष और आलोचनाओं को देखेंगे। कई प्रकार के विद्वान हैं, जर्मन विद्वान खास तौर से, उन्होंने आलोचना की है कि क्या मानव जलवायु को व्यापक स्तर पर परिवर्तित कर सकता है? क्या बहुत बड़े क्षेत्र की जलवायु को मानव परिवर्तित कर सकता है? अपने घर में एसी लगा लिया, अपने दुकान में एसी लगा लिया, अपने बहुत बड़े ऑफिस में एसी लगा लिया मानव ने, बहुत बड़े जो है एक हॉल में मानव ने एसी से उसको जो है वातानुकूलित कर लिया। क्या मानव सहारा मरुस्थल की जलवायु को परिवर्तित कर सकता है? क्या मानव रेगिस्तान की जलवायु को परिवर्तित कर सकता है? क्या मानव टुंड्रा प्रदेश की जलवायु को परिवर्तित कर सकता है? नहीं। यहाँ पे मानव ने हाथ खड़े कर दिए बिल्कुल कि मानव यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, यहाँ प्रकृति ही सर्वोपरि है, तो हमको प्रकृति को ही मानना पड़ेगा। तो यहाँ संभववादी विचारक फिर एक कदम पीछे हट जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या की है, क्या मानव जो है मरुस्थलीय अंटार्कटिका क्षेत्र की जलवायु को परिवर्तित कर सकता है? क्या मानव टुंड्रा प्रदेश में कृषि कर सकता है? क्या मानव जो है आर्कटिक क्षेत्र में, टुंड्रा प्रदेश जहाँ है, साइबेरियन क्षेत्र, ग्रीनलैंड का क्षेत्र, स्कैंडिनेवियन क्षेत्र, कनाडा का जो क्षेत्र है, अंटार्कटिका का क्षेत्र, क्या वहाँ मानव कृषि कर सकता है? क्या वहाँ मानव कुछ फसलों का उत्पादन कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ना तो वहाँ जमीन है, ना वहाँ पर धूप की रोशनी पहुँच पाती है, ना वहाँ की जलवायु ऐसी है कि फसलों का उत्पादन कर सके। तो यहाँ मानव फिर फेल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, क्या मानव महामारी और प्राकृतिक आपदाओं को रोक लगा सकता है? क्या भूकंप आने पर मानव उसको रोक सकता है? क्या बाढ़ आने पर मानव उसको रोक सकता है? क्या ज्वालामुखी के विस्फोट को मानव रोक सकता है? क्या महामारियों को मानव रोक सकता है? नहीं। यहाँ पर मानव फेल, यहाँ पर प्रकृति सर्वोपरि है, यहाँ पर प्रकृति का वर्चस्व है, मानव का वर्चस्व नहीं है। मानव अपने हद तक, जहाँ मानव कर सकता है वहाँ तक मानव कर सकता है, लेकिन व्यापक क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में मानव प्रकृति के सामने बिल्कुल अभी भी बोना है और पहले भी बोना था। पर कुमारी सैंपल ने कहा था नहीं, मानव प्रकृति का बच्चा है, पृथ्वी का बच्चा है, पृथ्वी ने पालन पोषण किया है, तो मानव यहाँ भी बच्चा ही साबित होता है। ठीक है। क्या मानव मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा कर सकता है? अकाल पड़ने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट होती है कि हाँ, प्रकृति ही सर्वोपरि है, प्रकृति जो है मानव को नियंत्रित करती है, मानव प्रकृति को
जीत नहीं पाया यहाँ पर। संभववादी विचारकों का कहना था कि मानव ने जीत हासिल कर ली। उन्होंने भी कुछ उदाहरण दिए, यहाँ इनकी आलोचनाएं हुई थी, यहाँ एक कदम पीछे हट गए। अच्छा, अब यहाँ पर जबरदस्त लड़ाई चल रही थी विचारकों के बीच में, जैसे शीत युद्ध चला था, कोल्ड वार, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारों का मतभेद था, लड़ाइयाँ नहीं हुई। यहाँ भी विचारों का मतभेद था, लड़ाइयाँ यहाँ भी नहीं हुई, मारकाट यहाँ भी नहीं हुई, केवल वैचारिक मतभेद जो होता है। जैसे अभी टीवी में बहस होती है रात को 8 बजे, आप कोई सा भी चैनल खोल के बैठ जाइए, बहस होती है गर्मा गर्म, कुर्सी फेंक देते हैं एक दूसरे के ऊपर, इस तरीके से बहस होती है गर्मा गर्म, लेकिन वहाँ पे माराकूटी नहीं होती, एक तरीके से कोल्ड वार कह सकते हैं उसको। इसी तरीके से यहाँ भी विद्वानों में मतभेद था, पर्याप्त मतभेद था। फ्रांसीसी विचारक कहते थे कि नहीं, मानव जो है कुछ भी कर सकता है, और जर्मन विद्वान कहते थे नहीं, मानव नहीं बल्कि प्रकृति ही सर्वोपरि है। इसी बीच एक पुस्तक आई 1951 में, उसका नाम था 20th सेंचुरी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का भूगोल। 20वीं शताब्दी का भूगोल ये किताब आई, और ये किताब लिखी अमेरिकन विद्वान ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने किताब लिखी और उन्होंने क्या बताया कि प्रकृति अपनी जगह सर्वोपरि है, मानव अपनी जगह सर्वोपरि है। मानव प्रकृति द्वारा नियंत्रित, प्रकृति द्वारा निश्चित किए गए जलवायु क्षेत्रों में ही रह करके अपने आप की उन्नति कर सकता है। उन्होंने विचारधारा दी नवनिश्चयवाद, यानी कि उन्होंने दोनों का मिक्सचर बतलाया इसमें। चलिए देखते हैं उस विचारधारा में क्या है क्या नहीं है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर इसके बाद देखते हैं कि नवनिश्चयवाद की विचारधारा क्या कहती है। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने अपनी विचारधारा में क्या क्या कहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखते हैं हम नवनिश्चयवाद की विचारधारा। नवनिश्चयवाद, नवनियतिवाद, वातावरणीय नवनियतिवाद या नियो डिटर्मिनिज्म विचारधारा क्या है, ये विचारधारा क्या कहती है, इस विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, और इस विचारधारा में क्या नए शब्दों को जोड़ा गया है, क्या नई बातों को इस विचारधारा के अंतर्गत कहा गया है। देखिए सबसे पहले तो ये विचारधारा 20वीं शताब्दी की है, आपको मालूम होना चाहिए। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध कहते हैं 50 साल पहले की बात, यानी कि 1900 से 1950 तक की 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हो गया, और उत्तरार्ध किसको बोलेंगे, 1951 से 2000 तक, ये 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हो गया। तो बाद में ये विचारधारा पनपी है। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इस विचारधारा को जो है दुनिया के सामने लाया है अपनी पुस्तक द ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी। इनकी पुस्तक का नाम है, 1951 में प्रकाशित हुई थी। इस विचारधारा में इनका क्या कहना है कि इन्होंने कहा कि वातावरण के नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि वातावरण के नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि किसी क्षेत्र में आप किसी भी कार्य को कर रहे हो तो उस कार्य को करने से पहले वहाँ के वातावरण की अनुमति लेना जरूरी है, वहाँ का वातावरण उसके अनुकूल होना जरूरी है। नहीं होगा तो आप कार्य तो कर सकते हो, लेकिन उसका प्रभाव उसमें जरूर शामिल होगा। वास्तव में न तो प्रकृति का मानव पर नियंत्रण है और ना ही मानव प्रकृति का विजेता है। दोनों बात कह दी इन्होंने, ना तो प्रकृति का मानव पर पूर्ण रूप से नियंत्रण है और ना ही प्रकृति का मानव विजेता है, बल्कि दोनों एक दूसरे से क्या है, क्रियात्मक रूप से संबंधित है। दोनों एक दूसरे से क्रिया करते हैं और इसी क्रिया के दौरान वो आपस में एक दूसरे से संबंधित है। मानव उन्नति के लिए आवश्यक है कि मानव प्रकृति का सहयोग करे, यही नवनिश्चयवाद है। मानव की उन्नति के लिए ये बात आवश्यक है कि मानव क्या करे, प्रकृति का सहयोग करे। मानव प्रकृति का अगर सहयोग करेगा तो इसी को नवनिश्चयवाद की संज्ञा दी गई है। मानव प्रकृति का सहयोग करके ही अपने आप का विकास कर सकता है, अपने आप की उन्नति कर सकता है। उदाहरण के लिए क्या कहा है इन्होंने, उदाहरण दिया है इन्होंने बेहतरीन कि कनाडा, साइबेरिया, अंटार्कटिका के टुंड्रा प्रदेशों एवं ऑस्ट्रेलिया, सहारा, थार के मरुस्थल और अरब के मरुस्थल जैसे क्षेत्रों में मानव को प्रकृति की आज्ञा माननी पड़ेगी। ऐसे क्षेत्रों में मानव प्रकृति की मानकर ही चलेगा, वहाँ मानव की नहीं चलेगी, वहाँ किसकी चलेगी, प्रकृति की। ये सभी प्रदेश आने वाले कई सालों तक इसी तरीके से आर्थिक और जो है प्रौद्योगिकी से किस तरीके से रहेंगे, आर्थिक विकास से
जो है पीछे रहेंगे, पिछड़े हुए अवस्था में रहेंगे। ये सभी क्षेत्र कौन कौन से? जो कठोर जलवायु वाले क्षेत्र है, शीत प्रदेश और अत्यधिक उष्ण प्रदेश जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, वे सभी ये आने वाले कई सालों तक इसी तरीके से रहेंगे, आर्थिक विकास से पिछड़े हुए। यद्यपि प्रकृति का मनुष्य पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, परंतु प्रभाव अवश्य है। प्रकृति मानव को पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं करती, लेकिन प्रकृति का मानव के ऊपर प्रभाव तो है, ये इन्होंने कहा है। और मानव उन प्रकृति की सीमाओं के अंदर ही प्रौद्योगिकी द्वारा अपनी आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति कर सकता है। मानव प्रकृति द्वारा निश्चित की गई सीमाओं के अंदर ही अपनी आर्थिक उन्नति कर सकता है, अपनी प्रगति कर सकता है। यही नवनिश्चयवाद की विचारधारा समझाती है, यही ग्रिफिथ टेलर का कहना है। इन्होंने उदाहरण के माध्यम समझाया है कनाडा, साइबेरिया आदि शीत प्रदेशों की जलवायु तथा मरुस्थलीय प्रदेशों की जलवायु के अंदर मानव को प्रकृति की माननी ही पड़ती है, प्रकृति की माननी ही पड़ती है। साथ ही साथ ये क्षेत्र आने वाले कई सालों तक इसी तरीके से पिछड़ी व्यवस्था में रहेंगे। प्रकृति का मानव पर यद्यपि पूर्ण नियंत्रण नहीं है, लेकिन प्रभाव तो शामिल है। इसी तरीके से मानव प्रकृति के प्रभाव के अंदर रहकर ही अपनी सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी और आर्थिक उन्नति कर सकता है। ग्रिफिथ टेलर ने निश्चयवाद की इस निश्चयवाद को निश्चयवाद कहते हैं। एक निश्चित बात कह दी और उस निश्चित बात को ही मानना, अपनी बात को ही मनवाना, उसको कहते हैं निश्चयवाद। तो अपने इस निश्चयवाद को इन्होंने क्या कहा? या तो नवनिश्चयवाद कहा या रोको और जाओ निश्चयवाद, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इस विचारधारा को इन्होंने नाम दिया है। यह विचारधारा इस विचारधारा में इन्होंने एक थोड़ा सा बदलाव किया है। बदलाव ये किया है कि इसमें मानवीय पसंद को, मानवीय चॉइस को भी शामिल किया है, जबकि प्रकृतिवाद में केवल प्रकृति ही सर्वोपरि थी। इन्होंने थोड़ा सा इसमें चेंज करते हुए, थोड़ा परिवर्तित करते हुए, थोड़ा इसमें जो है अपडेट करते हुए क्या कहा है इन्होंने? मानवीय छांट को भी इसमें शामिल किया है, मानवीय छांट, ह्यूमन चॉइस को भी शामिल किया है। डॉक्टर टेथम ने इनके इस विचारधारा को क्रियात्मक संभववाद नाम दिया है। एल्सवर्थ हंटिंगटन, जिनको हमने पढ़ा था पिछली बार, कार्ल सावर, इनको भी हम पढ़ेंगे आगे। हर्बर्ट सन, सांस्कृतिक भूगोल के पिता है ये, ठीक है ना। हर्बर्ट सन, रॉक्सबी, म्यूलर आदि विद्वानों ने भी इनके इस सिद्धांत का समर्थन किया है, इनकी इन विचारधारा का समर्थन किया है। इसके बाद एक विद्वान आए, OH के स्पेट। OH के स्पेट ने एक नया शब्द दिया है संभववाद को, इन्होंने प्रसंभववाद नाम दिया है। इन्होंने इस संभववाद को, जो इन्होंने कहा था कि डॉक्टर टेथम ने जो नाम दिया था क्रियात्मक संभववाद की जगह इन्होंने प्रसंभववाद शब्द का प्रयोग किया था, जिसको अंग्रेजी में प्रोबेबिलिज्म कहा जाता है। ये सवाल UGC नेट में कई बार पूछ लिया गया है, प्रसंभववाद, प्रोबेबिलिज्म, क्योंकि पॉसिबिलिज्म, प्रोबेबिलिज्म अगर अंग्रेजी में देखो तो आप लगभग सिमिलर शब्द है, इनका जो है उच्चारण भी लगभग एक जैसा होता है। संभववाद, क्रियात्मक संभववाद दोनों एक जैसा होता है, लेकिन दोनों विचारधारा एक तो विडाल डी लाब्लांश की है, एक आपके डॉक्टर जो है इसकी है OH के स्पेट की, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसके भी पक्ष और विपक्षों को देखते हैं हम, क्या इनके पक्ष है, क्या इनके विपक्ष है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसके बाद इन्होंने ये कहा है, इस विचारधारा को समझाने के लिए कहा है कि मानव प्रकृति में होने वाली घटनाओं को रोक तो नहीं सकता, उनको परिवर्तित जरूर कर सकता है। क्या? मानव प्रकृति में होने वाले, जैसे भूकंप का आना है तो आके ही रहेगा, भूकंप को आना है तो आके, लेकिन मानव उसके होने वाले प्रभावों से बच तो सकता है। यानी कि एक ट्रैफिक पुलिस की भांति मानव कार्य करता है। ट्रैफिक पुलिस की भांति इन्होंने उदाहरण देकर के समझाया कि ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है, इधर से आने वाले वाहनों को रोक तो सकता है, भाई रुकिए 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 करके, लेकिन उनकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता। कुछ देर के लिए मानवों को रोक तो सकता है, लेकिन उनकी दिशा को परिवर्तित नहीं कर सकता। इसी तरीके से मानव प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को कुछ समय तक के लिए रोक तो सकता है, नियंत्रित कर सकता है, लेकिन व्यापक रूप से उन पर नियंत्रण
नहीं पा सकता। यही विचारधारा संभववाद का अगला रूप है जो नवनियतिवाद के रूप में पहचाना जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इस विचारधारा के पक्ष और इस विचारधारा के विपक्ष। हंटिंगटन महोदय ने इस विचारधारा के बारे में क्या कहा है, हर्बर्टसन महोदय ने इस विचारधारा के बारे में क्या कहा है, उन विचारधाराओं को हम इसके बाद देखेंगे। हंटिंगटन महोदय ने क्या कहा है? हंटिंगटन महोदय ने कहा है कि मानवीय रहन सहन पर, खान पान पर प्राकृतिक वातावरण का महत्व तो है, लेकिन साथ ही साथ किसके महत्व को भी स्वीकार किया है इन्होंने? सांस्कृतिक महत्व को भी इन्होंने स्वीकार किया है। यानी कि मानव के रहन सहन खान पान पर प्राकृतिक वातावरण का महत्व तो है, प्राकृतिक वातावरण का जो है महत्व को स्वीकार तो किया है इन्होंने, साथ ही साथ सांस्कृतिक वातावरण के महत्व को भी प्रधानता दी है। यानी कि बात कही जाए तो इन्होंने प्रकृति के नियंत्रण को भी माना है और मानव के नियंत्रण को भी माना है। हर्बर्टसन ने क्या कहा है? हर्बर्टसन देखिए, हंटिंगटन अमेरिकी भूगोलवेत्ता है, एल्सवर्थ हंटिंगटन अमेरिकी है और ये ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है, ठीक है ना, ब्रिटेन के हैं। इन्होंने क्या बोला है कि किसी प्राकृतिक प्रदेश में केवल प्राकृतिक अवयवों को ही नहीं बल्कि मानवीय संबंधों को भी समानता दी जानी चाहिए। इन्होंने प्राकृतिक संबंधों के साथ साथ मानवीय संबंधों को भी समानता दी है। इनके अनुसार भौतिक वातावरण का प्रभाव इतना जरूर है कि मानवीय जीवन और उसके क्रियाकलापों पर दिखलाई दे। इतना जरूर है भौतिक वातावरण का प्रभाव कि मानवीय जीवन पर दिखाई दे, उसके क्रियाकलापों पर दिखाई दे। बाकी मानव अपनी छांट के अनुसार जो चाहे वो कर सकता है। प्रकृतिवाद को मानने वाले वातावरण को संभववादी विचार को मानने वाले मानव को सर्वोपरि मानते हैं, प्रकृतिवाद को मानने वाले वातावरण को, संभववाद को मानने वाले मानव को। लेकिन ये दोनों विचारधाराएं किसके आगे आकर रुक गई? नवनियतिवाद, निश्चयवाद के सामने आकर के रुक गई। मानव ने नदियों से निकालकर नहरों का विकास तो किया है, लेकिन क्या मानव वर्षा को नियंत्रित कर पा रहा है? यहाँ पर भी दोनों विचारधाराएं आकर के रुक गई। मानव ने भूकंप वाले क्षेत्रों का पता तो लगा लिया, मानव ने, लेकिन क्या मानव भूकंप को नियंत्रित कर पाया, भूकंप आने से रोक पाया है? वहाँ जो है लकड़ी के मकान भी बना लिए मानव ने, भूकंप रोधी मकान भी बना लिए, लेकिन क्या मानव ऐसी परिस्थिति को रोक पाया है? नहीं रोक पाया है। तो इस तरीके से संभववादी विचारकों का कहना था, नवनियतिवादी विचारकों का कहना था, इनकी ये विचारधारा है और कुल मिलाकर ये विचारधारा वर्तमान में मान्य है। इसको लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, इसके बाद आते हैं हम इसके सार पर। वातावरणीय नवनियतिवाद का क्या सार रहा? पूरी विचारधाराओं को हमने पढ़ लिया है, तीनों विचारधाराओं को। आज इसको ख़त्म कर देंगे जान से। कल से हम जो है नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रजातियों का, मानव की प्रजातियाँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्रजाति, जनजाति, जाति, तीन चीज़ें होती है, ये तीनों अलग चीज़ें हैं। कल इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन आज इसका सार देख लेते हैं। सार लिखिए, सार लिखिए। निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, तीनों विचारधाराओं को पढ़ने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मानव पर
या मानवीय क्रियाओं पर प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अवश्य रहता है। प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अवश्य रहता है। मानव इसी प्राकृतिक पर्यावरण की सीमाओं में रहकर अपनी छांट, बोले तो 24 इच्छा के अनुसार अनुकूलन करके समायोजन कर सकता है। यही नवनियतिवाद का, नवनिश्चयवाद का विचारधारा का सार है। यही इस विचारधारा का सार है। लिख लीजिए इसको भी। चलिए इसके बाद आगे लिखिए। टेलर महोदय ने कहा है कि ना तो मानव द्वारा प्रकृति को जीता जा सकता है और ना मानव को, और ना ही, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखना आप। टेलर महोदय ने कहा है कि ना तो मानव, मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं इसको, ना तो मानव द्वारा प्रकृति को जीता सकता है और ना ही प्रकृति की दास्ता, गुलामी को स्वीकार किया जाना चाहिए। बल्कि प्रकृति का सहयोग करते हुए प्रकृति का सहयोग करते हुए मानव को अपना विकास और उन्नति करनी चाहिए। ये आपका नवनियतिवाद विचारधारा खत्म। आपकी जो वातावरणीय नियतिवाद की विचारधाराएं थी, जितनी भी विचारधाराएं हैं, उन सभी विचारधाराओं को, तीनों को हमने पढ़ लिया है, अच्छी तरीके से समझ लिया है। उम्मीद है आपको तीनों विचारधाराएं समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी विचारधारा में या अब तक पढ़ाई गई किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, कमेंट कर सकते हैं इसमें। और कल हम पढ़ेंगे मानव की प्रजातियों के बारे में, मानव की कितनी प्रजातियां हैं, जनजातियां नहीं प्रजातियां, ठीक है। तो
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।